सेहत खराब होने के बावजूद भी बाबा साहेब संविधान का प्रारूप तैयार करने में लग गए थे। वैसे तो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे, लेकिन वास्तविकता यह थी कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने का महत्वपूर्ण और देशभक्ति का यह महान कार्य अकेले बाबा साहेब द्वारा किया गया। अपने निरंतर गिरते हुए स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए दिन रात संविधान लिखने के काम में जुटे रहे। आखिर उन्हें संविधान निर्माता, संविधान शिल्पी या फिर संविधान रचयिता क्यों कहा जाता है? इस संबंध में 5 नवंबर 1948 को संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष टी कृष्णामाचारी ने बाबा साहेब की महानता का आभार जताते हुए भाषण दिया था, जिसमें कहा, डॉक्टर अंबेडकर ही भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता हैं। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से एक का निधन हो गया, लेकिन उनके स्थान पर किसी को मनोनीत नहीं किया गया। एक ने इस्तीफा दे दिया तो वह भी जगह भर दी गई। एक सदस्य अमेरिका चले गए, उनकी जगह पर भी किसी की नियुक्ति नहीं की गई। एक सदस्य अपने रिश्तेदारों संबंधी कामकाज में ही व्यस्त रहते थे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वह भी उपस्थिति नहीं दे पाते थे। अन्य 1-2 सदस्य दिल्ली से बाहर के थे तथा इस काम में बहुत कम समय दे पाते थे। आखिर संविधान बनाने की सारी जिम्मेदारी अंबेडकर को ही निभानी पड़ी। कृष्णामाचारी ने अपने भाषण में अंबेडकर की प्रशंसा करते हुए आगे कहा, आखिर संविधान का प्रारूप बनाने का भार डॉक्टर अंबेडकर पर ही पड़ा। हमें उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने देश हित के इस महान कार्य को जिस ढंग से किया वह निश्चित ही प्रशंसनीय है। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की कई बैठकों में केवल बाबा साहेब और उनके सेक्रेटरी ही मौजूद होते थे, अन्य कोई आता नहीं था और उन्होंने ही सारा काम संभाला। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा साहेब को संविधान निर्माण में अकेले ही कितनी मेहनत करनी पड़ी। बाबा साहेब जैसा संविधान चाहते थे उसकी पूरी रूपरेखा संविधान सभा के सदस्यों को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने से पहले ही ज्ञापन के रूप में दे दी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी पर कई तरह के दबाव भी थे, जिसके कारण संविधान में कुछ ऐसी बातें भी डाल दी गई थी जिन्हें बाबा साहेब नहीं चाहते थे। ऐसी लोकतंत्र विरोधी बातें भारी दबाव के कारण शामिल करनी पड़ी। बाबा साहेब द्वारा संविधान निर्माण का कार्य चल ही रहा था कि देश में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। लोग भारत के बंटवारे से त्रस्त थे। खुद नेहरू ने भी इस बात को स्वीकार किया कि विभाजन से देश में बहुत खून खराबा हुआ है। देश की जनता का गांधीवाद से विश्वास उठने लगा। स्वयं कांग्रेस के नेता भी अशांत थे। एक सभा में राजऋषि टंडन ने तो यहाँ तक कह दिया कि देश के बंटवारे के लिए गांधी जी का निरपेक्ष अहिंसा का सिद्धांत जिम्मेदार है। भारत को आज़ादी मिलने से 2 दिन पहले गांधी जी के कलकत्ता निवास पर पथराव किया गया। उधर गांधी जी ने 13 नवंबर 1948 को फिर से उपवास शुरू कर दिया। उनका कहना था कि सांप्रदायिक दंगों में उजड़े मुसलमानों को फिर से दिल्ली के उनके घरों में बसाया जाए और टूटी हुई मस्जिदों की मरम्मत कराकर मुसलमानों को सौंपी जाए। इसके लिए भारत सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि पहले कई नेताओं ने इसका विरोध भी किया था। देश में घोर निराशा, अशांति का वातावरण था। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन प्रांगण में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। सारा देश शोक में डूब गया। बाबा साहेब भी शव यात्रा में शामिल हुए। उनके पैरों में दर्द था और काफी थके हुए थे, इसलिए शव यात्रा में आधी दूर तक ही जा पाए। देश के इतने तनावपूर्ण माहौल में भी बाबा साहेब ने देश के लिए अपनी जिम्मेदारी कर्मठता व लगन से पूरी की। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, तेजी से गिर भी रहा था। कई दिनों से नींद भी नहीं आ रही थी। वे बंबई के डॉक्टर मावलंकर के अस्पताल में इलाज कराने जाते थे। वहां डॉक्टर शारदा कबीर भी थी, जो ब्राह्मण जाति से थी। बाबा साहेब डायबिटीज से पूरी तरह ग्रसित थे। रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता था और खान पान व विशेष देखभाल की जरूरत थी। आखिर उस मेडिकल डॉक्टर की सलाह पर 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में सिविल मैरिज एक्ट के तहत शारदा कबीर से शादी कर ली, जिसका नाम बाद में सविता रखा गया। इसके एक दिन पहले 14 अप्रैल को बाबा साहेब का जन्मदिन दलितों ने बहुत उत्साह से मनाया था।
विवाह तो हो गया, दिन महीने और साल बीते, लेकिन बाबा साहेब ने विवाह के बाद जैसे पारिवारिक, सामाजिक व वैचारिक उद्देश्यों के सपने सजोए थे वे पूरे नहीं हो पाए। उनके सहयोगियों और मित्रों का कहना था कि इस विवाह के बाद बाबा साहेब को मानसिक परेशानियों और पारिवारिक अशांति का दंश झेलना पड़ा। उन्होंने सोचा था कि शादी के बाद डॉक्टर सविता उनकी देखभाल के साथ आदर्श पत्नी बनेगी, उनके सामाजिक आंदोलनों की भागीदार बनेगी, परिवार के सदस्यों के अलावा घर पर आने वाले गरीबों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी आदर सत्कार करेगी। लेकिन ऐसा होने की बजाय इसका ठीक उल्टा घटित हो गया। वैसे तो बाबा साहेब पारिवारिक अशांति का कहीं जिक्र नहीं करते थे और न ही चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट होने देते थे, लेकिन उनके मित्र, रात दिन साथ रहने वाले नौकर, निजी सचिव व परिवार के सदस्य तो अंदर की सारी बातें अच्छे से जानते थे। यह सब देखकर सभी लोग बहुत दुखी रहते थे। सभी का कहना था कि डॉक्टर सविता ने बाबा साहेब की विश्व प्रसिद्ध ख्याति, मंत्री पद, सुख सुविधाएं आदि देखकर शादी की थी ताकि स्वयं भी उसमें शामिल हो सके। बाबा साहेब ने जैसा सोचा था वैसा दाम्पत्य, पारिवारिक व मानसिक सुख देने की बजाय परिवार व कोठी में कलह को बढ़ाया। दिल्ली में स्थित बड़े सरकारी बंगले के परिसर में बने कमरों में स्टाफ के माली, चौकीदार, रसोइया आदि रहते थे। बाबा साहेब देर रात तक लिखते रहते थे। उन दिनों उनके पैरों में भी दर्द भी काफी रहता था, तो स्टाफ के अलावा कुछ अनुयायी बाहर से आकर बाबा साहेब के पैर दबाते थे। दर्द के मारे बाबा साहेब कराहते रहते थे, तो कुछ लोग गर्म सेंक करते थे। वे भी बाबा साहेब के साथ रात भर जागकर सेवा करते थे। इसके अलावा सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र के लोग व सहयोगी भी आते जाते रहते थे। उनके द्वारा कहा जाता था कि उनके साथ माई जी यानी कि माई साहब डॉक्टर सविता का व्यवहार बहुत खराब रहता था। बाबा साहेब सामंजस्य बैठाने की भरकस कोशिश करते रहते थे, लेकिन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ने की बजाय दूरियां बढ़ती गई। आखिर एक दिन बाबा साहेब ने गुस्से में आकर डॉक्टर सविता को कह ही दिया, मेरे दफ्तर या संसद में जाने के बाद तुम सारा दिन कार में घूमती रहती हो और ब्राह्मण अफसर और मंत्रियों के घरों में चक्कर लगाती फिरती हो। तुम यहाँ कुंभ का मेला देखने आई हो या मेरी सेवा करने व मेरा साथ देने? तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था कि तुम मेरे अध्यापन व लेखन काम में सहयोग करोगी और किताबों को सही रखोगी। तुमने यह भी वादा किया था कि तुम मेरे खाने पीने की देखभाल करोगी, लेकिन तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी में सारे दिन घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। मेरी देखभाल व सेवा का वादा कर बदमाशों ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। तुम्हें ना तो पढ़ने लिखने का शौक है और न ही मेरी किसी प्रकार की सेवा का समय है। तुम तो यहाँ सिर्फ मौज करने आई हो। मैंने पिछले साल से तुम्हें अच्छी तरह परख लिया है। 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सालाना सम्मेलन में बाबा साहेब ने अपने भाषण में कहा, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक प्रगति ही कुंजी है। इसलिए अनुसूचित जातियों को चाहिए कि वे अपनी प्रगति के लिए संगठित हों और सत्ता पर काबिज हों। ऐसे में कांग्रेस व समाजवादी पार्टियों के बीच सत्ता का संतुलन निर्माण में ही उनका कल्याण होगा। कांग्रेस जलता हुआ एक मकान है और उन्हें कोई ताज्जुब नहीं होगा यदि यह कुछ वर्षों में नष्ट हो जाए। मैं केंद्र सरकार में शामिल हुआ हूँ, कांग्रेस में नहीं। मैं वहां रहूंगा, लेकिन पत्थर की तरह रहूंगा, घुलूंगा नहीं। लेकिन यदि आप उसमें जाओगे तो मिट्टी के ढेले की तरह गलकर घुल मिल जाओगे। इसलिए कांग्रेस से दूर रहो और अपना संगठन मजबूत बनाओ। 4 नवंबर 1948 को बाबा साहेब द्वारा तैयार किया गया भारतीय संविधान का कच्चा खाका संविधान सभा में विचार हेतु प्रस्तुत किया गया। उसमें 8 परिशिष्ट और 315 अनुच्छेद यानी कि धाराएं थी। अधिकतर सदस्यों ने बाबा साहेब की मेहनत, लगन और विद्वता की प्रशंसा की। अपने भाषण में उन्होंने बहुत विस्तार में संविधान के बारे में बताया। भाषण के अंत में उन्होंने कहा, कोई भी संविधान पूर्ण नहीं है। यह संविधान प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने योग्य है। यह लचीला है, साथ ही शांति के दिनों में हो या युद्ध के काल में हो, देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए अत्यंत प्रभावशाली और सक्षम है।
यदि संविधान की सही प्रकार से पालना नहीं हो पाई और नए संविधान के बावजूद परिस्थितियां बिगड़ी तो यह संविधान का दोष नहीं होगा। यह कहना सही नहीं होगा कि संविधान बुरा है, बल्कि इंसान में बसे अवगुणों का दोष है। संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उसको व्यवहार में लाने वाले लोग अच्छे नहीं हो तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। भारत के लोग और उनके पक्ष वाले क्या बर्ताव करेंगे, यह कौन कह सकेगा। संविधान की रूपरेखा पर अगले दिनों में भी चर्चा होती रही। ग्रामीण सरकारें स्थापित करने के सुझाव पर बाबा साहेब ने कहा, ग्राम यानी उस भाग का एक स्थानीय कद का घेरा है। गांव अज्ञान, संकीर्ण मानसिकता और जातिवाद की गुफा है। इसलिए संविधान में ग्राम की बजाय व्यक्ति को इकाई माना है, जिसकी मुझे खुशी है। 5 नवंबर 1948 को संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष टी कृष्णामाचारी ने तहे दिल से बाबा साहेब की प्रशंसा की और कहा कि अंबेडकर ही भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता हैं। पंजाब राव देशमुख ने संविधान पर अंबेडकर के भाषण की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि अंबेडकर को संविधान लिखने के लिए पूरी छूट दे दी होती तो शायद यह संविधान अलग तरह का बनता। काजी सैयद कमरुद्दीन ने कहा, देश की भावी पीढ़ियां संविधान के महान शिल्पी के रूप में अंबेडकर को याद करेंगी। संविधान के अनुच्छेदों पर काफी चर्चा होती रही और एक के बाद एक अनुच्छेद को मंजूर करते गए। 20 नवंबर 1948 को संविधान की 11वीं धारा को मंजूर करते हुए छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। 30 जुलाई से 17 अक्टूबर 1948 तक संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन चला। इस दौरान अधिकतर खुद अंबेडकर ही हर अनुच्छेद को प्रस्तुत करते और विस्तार से उसके महत्व को समझाते थे। हालांकि उनकी तबीयत खराब ही रहती थी, फिर भी संविधान के कामकाज में अपनी लगन और मेहनत को कम नहीं होने दिया। सितंबर 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर ने उनसे दिल्ली में भेंट की। नवंबर के पहले सप्ताह में बाबा साहेब अपने इलाज के लिए बंबई आए और 10 नवंबर को वापस दिल्ली लौटे। 14 नवंबर को संविधान सभा ने संविधान का तीसरा वाचन शुरू किया। उस दिन बाबा साहेब ने संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि संविधान जैसा संशोधित रूप में पेश किया गया है उसे मंजूर कर दिया जाए। बाबा साहेब के भाषण से पहले मुनि स्वामी पीलो ने बाबा साहेब को तिरुपन्नलवार जैसे महान समाज सुधारक के बराबर मानते हुए कहा कि दलित समाज में अंबेडकर जैसे महान सपूत ने जन्म लेकर यह दिखा दिया कि यह समाज भी सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है और विश्व की सेवा कर सकता है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने अंबेडकर को कांग्रेस में आने के लिए तथा अखिल राष्ट्र नेता होने का आह्वान किया। अब कांग्रेस जनों में उनके प्रति काफी आदर पैदा हो गया था। 25 नवंबर 1949 संविधान वाचन व चर्चा का अधिवेशन शुरू हुआ। चर्चा का उत्तर देने के लिए बाबा साहेब ज्यों ही खड़े हुए तो तालियों व जयघोष के साथ सभा भवन गूंज उठा। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भाषण में संविधान के शिल्पी बाबा साहेब ने कहा, मैं संविधान सभा में क्यों आया? केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए। इससे अधिक मेरी कोई आकांक्षा नहीं थी। यहाँ मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, इसकी मुझे कल्पना तक नहीं थी। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में जब मुझे लिया गया तो मुझे ताज्जुब हुआ, लेकिन जब मसौदा कमेटी ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना तो आश्चर्य का धक्का सा लगा। मुझ पर इतना बड़ा विश्वास कर एक माध्यम के रूप में राष्ट्र सेवा करने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं संविधान सभा व प्रारूप समिति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, महानुभावों, संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उस पर अमल करने वाले लोग अच्छे नहीं हो तो संविधान बुरा होने की पूरी संभावना है, और यदि अमल करने वाले अच्छे हों तो संविधान भी हितकारी हो सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस संविधान पर अमल करने वाले कैसे लोग होंगे। आगे बोलते समय बाबा साहेब का स्वर गंभीर हो गया। देश के भविष्य के बारे में चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके यह देश स्वतंत्र हो जाएगा। उसकी स्वतंत्रता का आगे क्या होगा? एक समय यह देश स्वतंत्र था, भारत राष्ट्र की स्वतंत्रता खत्म हुई।
इसका मुझे खेद है, लेकिन अपने ही लोगों के विश्वासघात से हम स्वतंत्रता खो बैठे, इसका मुझे अधिक दुख है। क्या इतिहास फिर अपने को दोहराएगा? इस विचार से मुझे देश के भविष्य की चिंता हो रही है। जिस समय सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, उस समय राजा दाहर के सैनिकों ने मोहम्मद बिन कासिम की रिश्वत ली और उन्होंने दाहर की ओर लड़ने से इनकार कर दिया। जब शिवाजी हिंदुओं की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तब राजपूत और दूसरे मराठा सरदार मुगल बादशाहों के समर्थन में लड़ रहे थे। जब ब्रिटेन सिखों के खिलाफ लड़ रहा था, तब सिख राजाओं के सेनापति चुप बैठे थे और उन्होंने सिख राज को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। 1857 ईस्वी में जब भारत के बहुत से भागों में ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ, तब सिख मौन दर्शक बनकर देखते रहे। उन्होंने हॉल में बैठे महानुभावों को देखते हुए कहा, क्या इतिहास स्वयं को फिर से दोहराएगा? उन्होंने भारतवासियों से अपील की कि वे स्वतंत्रता की रक्षा करें। हमें अपने रक्त की अंतिम बूंद बहाकर भी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जातिवाद का संपूर्ण बहिष्कार करते हुए सच्चे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने की अपील की। क्या भारतीय जनता अपने मत, धर्म, पंथ या पक्ष की अपेक्षा देश को अधिक महत्व देगी, या देश की अपेक्षा अपने पंथ या पक्ष या फिर पार्टी को ही श्रेष्ठ समझेगी? यदि पंथ या पक्ष को प्रधानता दी गई तो देश फिर एक बार मुसीबत में फंस जाएगा। इस मुश्किल में हमें दृढ़ता के साथ देश की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य संवैधानिक रास्ते से ही प्राप्त करने चाहिए, हिंसात्मक मार्ग से नहीं। इसलिए असहयोग, कानून भंग और सत्याग्रह का मार्ग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संविधान से बाहर का मार्ग केवल अराजकता की ओर ले जाएगा। भारत के लोकतंत्र को एक अन्य बात से भी खतरा है, वह है नायक पूजा। इस देश की राजनीति में जितनी भक्ति और नायक पूजा है, उतनी अन्य किसी देश में नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, उसके चरणों में अपनी आज़ादी कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए, या हमारी संस्था का विनाश करने के लिए वह शक्तिशाली बन जाए, इतनी सत्ता भी उसे नहीं देनी चाहिए। जिन लोगों ने जीवन भर देश की सेवा की है, उनके प्रति श्रद्धा या कृतज्ञता प्रकट करना कोई गलत नहीं, लेकिन इसकी भी सीमा होती है। जैसे आयरलैंड के देशभक्त डेनियल कैनल ने कहा कि कोई पुरुष अपना सम्मान गंवाकर यानी स्वाभिमान की बलि देकर, या कोई स्त्री अपनी सतीत्व को भंग करवाकर धन्यवाद अदा नहीं कर सकती, और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता खोकर कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकता। भारत के संविधान में ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ राजनीति में व्यक्ति पूजा सीमा से बाहर है। धर्म में भक्ति मन की आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखा सकती है, लेकिन राजनीति में नायक पूजा पतन की ओर धकेलती है और अंत में तानाशाही की ओर ले जाएगी, यह तय है। अपने भाषण में बाबा साहेब ने अपनी चेतावनी में तीसरी अहम बात कही कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतोष नहीं करना चाहिए। हमें यह कोशिश लगातार करनी चाहिए कि यह प्रजातंत्र हमारे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी पूरी तरह समा जाए। यानी प्रजातंत्र सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी होना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद में सामाजिक लोकतंत्र अर्थात स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ना हो। समानता के बिना स्वतंत्रता का अर्थ है बहुसंख्यकों पर मुट्ठी भर लोगों का राज। भाईचारे के बिना स्वतंत्रता और समानता का कोई अर्थ नहीं होगा। सदन को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय समाज में सामाजिक व आर्थिक समानता का अभाव है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को स्वीकार कर लिया गया। इस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी प्रशंसा इन शब्दों में की। अध्यक्ष के आसन पर बैठकर मैं रोजाना की कार्यवाही को बहुत ही निकट से ध्यानपूर्वक देखता रहा। संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों, खासकर इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद जिस विद्वता, निष्ठा और उत्साह से यह कार्य पूरा किया, इससे अधिक कोई नहीं कर सकता था। इसकी कल्पना औरों की अपेक्षा मुझे अधिक है। हमने आज दिन तक ऐसा कोई सही निर्णय नहीं लिया,
ना भविष्य में लेंगे, जैसा हमने उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर किया है। उन्होंने न केवल अपने चुने जाने को सार्थक बनाया, बल्कि उन्होंने इस कार्य को एक विशेष सम्मान और गरिमा प्रदान की है। इस तरह से बाबा साहेब ने संविधान का निर्माण किया और 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू कर दिया गया। इस दिन को आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान की इस प्रस्तावना की सराहना दुनिया के संविधान विशेषज्ञों ने भी की है। संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते और सुनते समय भारत के नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। इसके एक एक शब्द में देश प्रेम और गौरव समाया हुआ है। एक एक शब्द चित्र है जो कि बोलता है, एक कहानी कहता है। यह त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी है। विशेषज्ञों ने इस प्रस्तावना को संविधान के प्राण, संविधान की कुंजी आदि कहा है। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।